हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। आज हम लेकर आ चुके हैं MSN 1। अब यह वीडियो नंबर 15वां होने वाला है MSN 1 का। दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 5 नंबर के लिए। तो चलिए हम देखते हैं। मेरे डियर, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाई सर्जरी एंड टाइप्स ऑफ सर्जरी। देखिए, इस क्वेश्चन को लॉन्ग में भी पूछ सकता है। कैसे कहेगा? सर्जरी क्या होता है, सर्जरी के प्रकार लिखे, और सर्जरी के बाद और सर्जरी के पूर्व जो है नर्सिंग प्रबंध लिखे 10 नंबर में। ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। 5 नंबर में पूछेगा तो सीधा कहेगा सर्जरी के प्रकार को बताए, या सर्जरी क्या होता है बताए, तो उसमें प्रकार भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब नॉर्मली आप लोग जानते हैं कि सर्जरी क्या होता है। तो सर्जरी एक प्रक्रिया होता है, एक तकनीक होता है जिसके द्वारा हम विशेष उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। उपकरण के जरिए ही ना हम जो है पेट को या कहीं भी सर्जरी करते हैं। उपकरण की सहायता से शरीर के किसी भी भाग में चीरा लगाकर, अब इसका उद्देश्य होता है कि उस अंग को जहाँ पे कोई समस्या हो, चाहे कहीं पे कोई रोग हो, उसका निदान करना, ठीक है, या उसका उपचार करना। या तो डायग्नोसिस करने के लिए भी चीरा लगाया जाता है हल्का फल्का, ठीक है, या फिर रोगों को उपचार करने के लिए भी सही जो है पता करने के लिए, या फिर अंगों को स्थिति बदलने के लिए, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के अलग अलग जो है, या अंगों को हटाने के लिए, ठीक है ना, सर्जरी किया जाता है। तो ये सर्जरी जब पेशेंट कोई दवा से ठीक नहीं होता है, पहले डॉक्टर क्या करता है? दवा चलाता है किसी भी बीमारी का। जब देखता है कि इस दवा से कोई सुनवाई नहीं ले रहा है, आगे की तरफ और ज़्यादा बढ़ रहा है, तो फिर इसको सर्जरी करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं? सजेस्ट करते हैं और सर्जरी होता है। जैसे किसी के अगर ब्लेडर में हो, किडनी में हो, कहीं भी अगर स्टोन बन गया हो, और वह स्टोन दवाई के बाद या खूब पानी पीने के बाद भी अगर नहीं कम रहा है साइज, और बढ़ रहा है, हर एक दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है साइज उसका, तो फिर क्या करता है? डॉक्टर उसको सर्जरी करता है, सर्जरी से निकलता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है कि उसके उपचार करने के लिए, स्टोन के उपचार करने के लिए, स्टोन को निकालने के लिए सर्जरी किया जा रहा है। तो ये सब एक रोग के निदान करने या उपचार, निदान मतलब होता है कि कोई डायग्नोसिस करने के लिए कि अंग अपने सही स्थान पर है या नहीं है, अंग में कोई क्या प्रॉब्लम है चेक करने के लिए, या फिर बहुत सारे ऐसे निदान होते हैं जो सर्जरी के बाद होता है, ठीक है ना, या शरीर से कोई फ्लूइड वगैरह निकाल कर उसको टेस्ट में भेजना है तो उसके लिए भी किया जाता है, या नॉर्मल अंगों के उपचार करने के लिए भी सर्जरी किया जाता है। तो चलिए देखते हैं सर्जरी क्या होता है। मेरे डियर, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में PDF मिल जाएगा। देखिए, जब रोगी की बीमारी का उपचार दवाइयों द्वारा संभव न हो, तब ऐसी स्थिति में विशिष्ट उपकरणों की सहायता से सख्त विसंक्रमित तकनीक, स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का उपयोग करते हुए रोगी के शरीर में जहां सर्जरी की जानी है वहां इंसिजन लगाया जाता है, चीरा लगाकर रोग का उपचार किया जाता है। यही शल्य क्रिया कहलाता है। तो अभी तक समझ गए होंगे कि जब कोई भी रोगी है, उसका अगर रोग यानी बीमारी का उपचार दवाई से संभव न है या नहीं होता है, तो उस स्थिति में कुछ विशिष्ट उपकरणों के सहायता से जो है एकदम विसंक्रमित तकनीक का उपयोग करके जो है शरीर के जिस भी भाग में सर्जरी करना हो वहाँ पे एक चीरा लगाया जाता है, और चीरा लगाकर रोगों का उपचार किया जाता है, मतलब ठीक किया जाता है। यही शल्य क्रिया कहलाता है, ठीक है। जैसे मान गया किसी का पैर का हड्डी टूट गया, और वह पैर की हड्डी इस प्रकार से टूट गया है कि दोबारा जो है उसको ज्वाइंट होना बहुत मुश्किल है, तो उसमें रड फिट किया जाता है। तो उस भाग में चीरा लगाता है, सर्जरी करता है। सर्जरी करने के बाद जो है स्किन से सहित मांस तक चीरा लगाया जाएगा, खोला जाएगा, और हड्डी को उसमें स्टील या जो भी रड होता है फिट किया जाता है, ठीक है। तो वह भी क्या हो गया? उपचार ही हो गया। अगर नॉर्मल अगर मान गए प्लास्टर से या कोई चीज़ से अगर वह हड्डी नहीं अगर जुटने वाला है, तो उसको सर्जरी करके रड लगाया जाता है, ठीक है ना। तो यही जो है होता है हमारा। तो वो समझ गए। और देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आया, एक पॉइंट आया है स्ट्रिक्ट एसेप्टिक तकनीक, मतलब सख्त विसंक्रमित तकनीक का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि संक्रमण का खतरा जो है सर्जरी में बहुत होता है, इसलिए उसमें जो भी सामान का उपयोग करते हैं सब विसंक्रमण होता है, मतलब सब साफ सुथरे होते हैं, इसीलिए इसे सख्त विसंक्रमित तकनीक कहते हैं, ठीक है। ये समझ गए सर्जरी, इसीलिए यही प्रक्रिया जो है शल्य क्रिया कहलाता है, समझ गए। यह आवश्यक न है कि सर्जरी का उद्देश्य ही हमेशा थेरेप्यूटिक हो, मतलब उपचार वाला हो। कई बार रोग के निदान डायग्नोसिस करने हेतु सर्जरी किया जाता है। मैंने ऊपर ही बताया कि सर्जरी केवल और केवल उपचार करने के लिए ही नहीं किया जाता है कि किसी अंग को ठीक करना हो या उसका मरम्मत करना हो, ऐसा नहीं होता है। सर्जरी
और भी कारणों से हो सकते हैं, जैसे शरीर का जांच करना हो किसी अंग का, या किसी अंग से कोई चीज़ निकाल कर उसे जांच में भेजना हो, तो मतलब निदान करने डायग्नोसिस के लिए भी सर्जरी हो सकता है। केवल और केवल थेरेपेटिक उपचार के उद्देश्य से ही सर्जरी नहीं हो सकता है, दोनों उद्देश्य से हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सर्जरी को आप लोग समझ गए, सर्जरी समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आसान भाषा है कि जब किसी रोगी के बीमारी उसके दवाई से ठीक होना संभव न हो तो एक विशेष उपकरण की सहायता से सख्त विसंक्रमी तकनीक का उपयोग करते हुए शरीर के जिस भी भाग में सर्जरी करना हो वहाँ पे एक चीरा लगाया जाता है, और यही प्रक्रिया, यही तकनीक जो है हमारा शैल क्रिया कहलाता है। चीज़ों को समझ गए। चलिए, अब मेरे डियर, शैल क्रिया अलग अलग सिचुएशन के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग जगहों के स्थान पर अलग अलग हो सकते हैं, तो टाइप ऑफ सर्जरी अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलिए हम इसमें जितने भी सर्जरी के टाइप्स हैं सबको एक एक करके देखेंगे। बड़ी आसान है ये, आप नॉर्मली सबका नाम जानते भी है कि फलाना सर्जरी, फलाना सर्जरी, फलाना सर्जरी, बट आपको इसमें सबको एक साथ लिख देना है और होता ये क्या है वो लिख देना है, तो आपका एक सर्जरी का टाइप्स आ जाएगा। ओके, चलिए मेरे डियर, अगर आप नर्स है तो आपको ये ज़रूरी जानना चाहिए कि कौन सा सर्जरी क्या होता है। एक होता है मेजर सर्जरी। मेजर सर्जरी का मतलब होता है कि एक होता है मेजर और एक होता है माइनर। नाम से स्पष्ट है, मेजर होगा तो बड़ा सर्जरी, माइनर होगा तो छोटा सर्जरी। ठीक है, तो मेजर वाला में, इस सर्जरी में शरीर का एक बड़ा भाग शामिल होता है तथा रोगी को खतरा अधिक रहता है। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में जटिलता उत्पन्न होने की संभावना भी अधिक रहती है। अब जाहिर सी बात है, मेजर सर्जरी है मतलब शरीर के किसी अंग में बड़े हिस्से में सर्जरी होगा। ठीक है ना, बड़ा सर्जरी होगा तो वह मेजर सर्जरी होगा, और जब मेजर सर्जरी होगा तो रोगी पर खतरा अधिक होगा। ठीक है, और बाद में जो उसका जटिलता होगा उसका भी संभावना अधिक होगा। तो कोई भी चीज़ बड़ा होता है तो उसका जो है खतरा भी रहता है। ठीक है ना, तो पहला मेजर सर्जरी। दूसरा माइनर सर्जरी है। आसान सी बातें हैं, माइनर मतलब छोटा होता है, तो इस सर्जरी में शरीर का छोटा भाग ही शामिल होता है। मेजर सर्जरी में इसमें उतना खतरा और जटिलता भी नहीं होता है, कम होता है बड़े के तुलना में, माइनर के तुलना में, मेजर के तुलना में। तो मेजर और माइनर समझ गए कि मेजर होगा तो बड़ा सर्जरी, शरीर के कोई बड़ा हिस्सा शामिल होगा। माइनर होगा तो छोटा होगा, और जब बड़ा होगा तो बड़ा जटिलता भी होगा, खतरा भी ज़्यादा रहेगा। छोटा होगा तो खतरा नहीं होगा, ठीक है, जटिलता नहीं होगा, कम होगा। समझ गए ना, तो ये दोनों सर्जरी मेजर और माइनर याद रखिएगा। तीसरा सर्जरी आता है इमरजेंसी सर्जरी। अब आप लोग देखते होइएगा कि कोई व्यक्ति एक्सीडेंट कर जाता है, उसका ब्रेन में चोट लग गया है, ठीक है, या कोई अन्य कारण से व्यक्ति इमरजेंसी कंडीशन में है, और उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ उसको एक ही उपाय बन रहा है कि उसका सर्जरी किया जाए। तो इमरजेंसी कंडीशन में, आपातकालीन स्थिति में रोगी के जीवन थ्रेटिंग पोजीशन में होता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा थ्रेटिंग हो जाता है। इस कंडीशन में रोगी को बचाने के लिए जो सर्जरी किया जाता है वह आपातकालीन इमरजेंसी सर्जरी होता है, जैसे सड़क दुर्घटना में चोट लगना। तो ये जो है हमारा आपातकालीन सर्जरी हो गया, जो रोगी को तुरंत अचानक से जो है किया जाता है यह सर्जरी, और बहुत इमीडिएट किया जाता है, नहीं तो रोगी का जो लाइफ है बहुत थ्रेटिंग होता है, बहुत जो है क्रिटिकल होता है, और सर्जरी नहीं होगा तो पेशेंट का डेथ हो सकता है। तो इस उपाय से इमरजेंसी में जो सर्जरी होगा वह इमरजेंसी सर्जरी हो जाएगा। ठीक है, चौथा होता है प्लानेट सर्जरी। प्लानेट सर्जरी का मतलब होता है कि नियोजित सर्जरी। इस सर्जरी में रोगी को सर्जरी का समय पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है। इसमें प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। मेरे डियर, नियोजित जो सर्जरी होता है जिसको प्लानेट किया जाता है, जिसको डॉक्टर क्या करते हैं, जो सर्जन होते हैं वह रोगी को बताते हैं कि आपको फलाना, आप ये सब टेस्ट करवा लीजिए, इस टेस्ट के बाद आपको एक फलाना तारीख दिया जाएगा, उस दिन आपको जो है टेस्ट होगा। मतलब निर्धारित कर दिया जाता है कि फलाने तिथि को या फलाने समय पर एक समय निश्चित किया जाता है जहां सर्जरी जो है निर्धारित किया जाता है, और वही जो है नियोजित सर्जरी होता है। जैसे कोई पेशेंट है, गया दिखाने, उसे स्टोन है, ठीक है, स्टोन है, गया दिखाने। अब डॉक्टर क्या करते हैं, उसको पहले जांच लिख देते हैं, सब जांच कराओ। ये सब जांच प्री ऑपरेटिव में होता है। ठीक है, तो पहले जांच लिख देते हैं और कह देते हैं कि आपका ये जांच लेकर फल आइएगा तो आपको एक डेट मिलेगा। ठीक है, तो जब जांच लेकर जाता है तो पेशेंट को सर्जरी के लिए समय दे दिया जाता है कि कल होगा, परसों होगा, ठीक है, या उसी समय बता दिया जाता है। जब जांच लिखा जाता है तो कह दिया जाता है कि 5 दिन के, 10 दिन के या फलाने तारीख के होगा। मतलब इसमें नियोजित होता है, प्लानेड होता है, जो पेशेंट को भी पता रहता है और डॉक्टर को भी पता रहता है कि किस तारीख में किस पेशेंट को करना है। ठीक है, तो ये जो है हमारा प्लानेड सर्जरी होता है, जिसमें कोई ऐसे रोग जो व्यक्ति को उतना ज़्यादा क्षति भी नहीं पहुंचा रहा हो, वैसे रोगों का प्लानेट सर्जरी किया जाता है। ठीक है,
पाँचवा में है क्यूरेटिव सर्जरी, उपचारात्मक सर्जरी। उपचारात्मक सर्जरी का मतलब होता है कि यह सर्जरी किसी विशेष रोग के उपचार हेतु की जाती है, जैसे एक्यूट एपेंडिसाइटिस से ग्रसित रोगी में एपेंडेक्टोमी, रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स करना। देखिए, उपचारात्मक सर्जरी का मतलब होता है क्यूरेटिव। क्यूरेटिव मतलब क्या होता है? क्यूरेटिव मतलब होता है उपचारात्मक करना, ठीक है ना, उपचार करना। तो मेरे डियर, अगर मान के किसी का अपेंडिक्स बहुत ज़्यादा समस्या दे रहा है, अपेंडिक्स में समस्या हो चुका है, तो उसे हम लोग एपेंडिसाइटिस कहते हैं। अब एपेंडिसाइटिस एक्यूट हो सकता है या क्रॉनिक हो सकता है। एक्यूट और क्रॉनिक क्या होता है आप लोग को पता ही है। तो ये एपेंडिसाइटिस का मतलब होता है, इसमें देख लीजिए आइटिस लगा है, तो यह अपेंडिक्स का संक्रमण या पर्दा होगा। तो अगर अपेंडिक्स गड़बड़ हो जाता है, उसमें कोई इन्फ्लामेशन हो जाए या संक्रमण हो जाए, तो उसको जो है हटाना ही एकमात्र उपचार होता है। अगर दवाई से ठीक नहीं होता है तो उसको एक सर्जरी किया जाता है जिसे एपेंडेक्टोमी कहते हैं। और यह एपेंडेक्टोमी क्या होता है? अपेंडिक्स को सर्जरी के द्वारा हटाने को एपेंडेक्टोमी कहते हैं। तो यह एक प्रकार के क्या है कि एपेंडिसाइटिस से रोगों को उपचार करने के लिए जो सर्जरी किया जाएगा वह एपेंडेक्टोमी होता है। तो इसीलिए इसे क्यूरेटिव उपचारात्मक सर्जरी कहा गया। ओके, चलिए। छठा है नैदानिक सर्जरी, डायग्नोस्टिक सर्जरी। अब ऊपर में आप लोग पढ़े हैं कि या तो उपचार करने के लिए या तो निदान करने के लिए, दोनों पर्पज से सर्जरी होता है, ठीक है ना। तो यह सर्जरी किसी रोग के निदान, डायग्नोसिस हेतु किया जाता है। जैसे लेप्रोटोमी के दौरान रोगी के रोग का निदान हेतु उदर को चीरा लगाकर खोला जाता है। मेरे डियर, नैदानिक सर्जरी का मतलब होता है कि वैसा सर्जरी जहाँ पे शरीर के कोई भी अंग का पता लगाना हो कि किस स्थिति में है, कैसा काम कर रहा है, क्या गड़बड़ी है। तो निदान करने के लिए, डायग्नोसिस मतलब टेस्ट चेक करने के लिए जो है सर्जरी किया जाता है वह डायग्नोस्टिक सर्जरी होता है। जैसे लेप्रोटोमी सर्जरी होता है ना, तो यह आपके पेट जो होता है, इस पेट के क्षेत्र में एक चीरा लगाया जाता है बड़ा सा, और इसमें चीरा लगाकर देखा जाता है, आंतरिक अंगों को चेक किया जाता है कि कौन सा अंग जो है कहाँ पे है, सही है या नहीं है, क्या गड़बड़ी है, मतलब निदान करने के लिए जो है किया जाता है सर्जरी। तो वह डायग्नोस्टिक सर्जरी होता है। एग्जाम्पल में लेप्रोटोमी दे दीजिएगा। और ये लेप्रोटोमी ही हमारा दूसरा आज का प्रश्न है, इसको हम लोग समझेंगे अच्छे से, ठीक है ना। सातवां है रीएस्टोरेटिव सर्जरी। रीएस्टोरेटिव सर्जरी का मतलब होता है कि इस सर्जरी में किसी क्षतिग्रस्त ऊतक यानी डैमेज टिश्यू या अंग की मरम्मत की जाती है। अब देखिए, ये रीएस्टोरेटिव सर्जरी है, तो रीएस्टोर का मतलब क्या होता है कि पुनः फिर से उसे संग्रह करना, फिर से उसे जो है सुरक्षित करना। तो मेरे डियर, रीएस्टोरेटिव सर्जरी का मतलब होता है कि दोबारा से जो अंग क्षतिग्रस्त है या जो ऊतक टिश्यू जो डैमेज है उसको मरम्मत करके उससे जो है रीस्टोर किया जाता है, ये रीस्टोरेटिव सर्जरी के द्वारा, ठीक है। नाम से स्पष्ट है, रीस्टोरेटिव सर्जरी। सर्जरी मतलब चीरा लगाना, चीरा लगा के जो भी अंग या ऊतक डैमेज होगा उसको रीस्टोर किया जाएगा, मतलब पुनः उससे मरम्मत करके ठीक किया जाएगा, तो उसे रीस्टोरेटिव सर्जरी कहेंगे, ठीक है ना। चलिए, आठवां है करेक्टिव सर्जरी। करेक्टिव सर्जरी का मतलब होता है कि इस सर्जरी में रोगी को किसी जन्मजात विषमता, कंजेंटल एबनॉर्मलिटी को दूर करने के लिए उस भाग को मरम्मत की जाती है, जैसे क्लेफ्ट लिप और रिपेयर करना। मेरे डियर, आप लोग देखते होइएगा कि बच्चा जब जन्म लेता है तो किसी बच्चा में जन्मजात देखते होइएगा कि उसका जो है होठ कटा हुआ होता है या तालू जो है कटा हुआ होता है, देखते होइएगा, कभी कभी होता है, ऐसा बच्चा जन्म लेता है। तो ऐसे में उससे जो है अगर उसे सर्जरी करके ठीक किया जाता है तो उसे हम लोग करेक्टिव सर्जरी करते हैं। मतलब नाम सही है कि करेक्टिव सर्जरी। करेक्टिव सर्जरी का मतलब कि सही करना, ठीक है ना, करेक्ट करना, मतलब जो पहले से असमानता है उसको सही करना, असमानता को दूर करके सही करना। ऐसा सर्जरी जो किसी जन्मजात असमानताओं को दूर करने के लिए, सही करने के लिए किया जाता है, जैसे क्लेफ्ट लिप हो गया, क्लेफ्ट पैलेट हो गया, ठीक है ना। तो ये सब करेक्टिव सर्जरी हो जाता है। ओके, चलिए। नौवां है एबलेटिव सर्जरी है। एबलेटिव सर्जरी का क्या मतलब होता है? इस सर्जरी में क्षतिग्रस्त ऊतक या अंगों को निकाल दिया जाता है। अब हम लोग देखे हैं रीस्टोरेटिव सर्जरी में कि किसी अंग या किसी ऊतक को मरम्मत करके रीस्टोर किया जाता है, मतलब पुनः उसे
संरक्षित किया जाता है। लेकिन 9वां है एबलेटिव सर्जरी। अब मानिए कोई अंग है या कोई शरीर के डैमेज टिश्यू है जो रीस्टोर होने वाला है ही नहीं, पूर्ण तरीक़ा से ख़त्म हो चुका है, जो है डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो उस कंडीशन में उसे जो है निकाल दिया जाता है शरीर से, ठीक है। चाहे वो कोई ऑर्गेन हो या वो फिर ऊतक हो, उसको निकाल ही दिया जाता है और इसी सर्जरी के द्वारा जो निकाला जाता है उसे एबलेटिव सर्जरी कहते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि एबलेटिव सर्जरी में क्या होता है, सीधा जवाब दीजिएगा कि शरीर के कोई अंग या ऊतक जो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया हो तो उसे निकाल दिया जाता है, वही एबलेटिव सर्जरी होता है, ठीक है। 10वां देखिएगा कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी का मतलब होता है कि यह सर्जरी किसी व्यक्ति के सौंदर्य मतलब ब्यूटी को बढ़ाने के लिए की जाती है। अब आप लोगों को पता होगा कि देखते होइएगा बॉलीवुड में हीरो हीरोइन सब है जो अपने आप को यंग दिखाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाता है, ठीक है ना। तो वह क्या हो गया, अपने आप को सौंदर्य ब्यूटी को दिखाने के लिए जो है करवाता है, लोग जिसके पास पैसा होता है वो करवाता है, प्लास्टिक सर्जरी हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते होइएगा कि अभी न्यूज़ चला है कि जापान में एक आदमी कुत्ता बन गया है, तो कहीं ना कहीं वह सर्जरी के द्वारा संभव हो पाया होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह शरीर का ढांचा अगर बदलना हो, अपने आप को अलग दिखाना हो, सुधार करवाना हो, तो कॉस्मेटिक सर्जरी होता है जो सौंदर्य को बदलता है, सौंदर्य बढ़ाने के लिए। जैसे कितना लोग जो है अपने लिप का सर्जरी, जो फीमेल होती है अपने लिप को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए लिप को सर्जरी करवाती है, ठीक है ना। तो ये जो है आपको अलग अलग सर्जरी होता है, जो भी चीज़ को आप चाहते हैं कि हमें अट्रैक्टिव दिखाना है, हमें ब्यूटी दिखाना है, आप करवा सकते हैं उसका सर्जरी, ठीक है ना। तो सर्जरी कॉस्मेटिक सर्जरी होता है जो सौंदर्य को बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 11 नंबर पैलिएटिव सर्जरी है मेरे डियर। पैलिएटिव सर्जरी का मतलब होता है कि इस सर्जरी के द्वारा रोगी को उत्पन्न हुए लक्षणों से मुक्ति मिल जाती है, परंतु के वास्तविक कारण का उपचार नहीं हो पाता है। देखिए पैलिएटिव सर्जरी एक ऐसा सर्जरी है जिसमें सर्जरी तो कर दिया जाता है पेशेंट का, लेकिन ये पता नहीं चल पाता है कि एक्चुअल में वास्तव में इसके अंदर का जो लक्षण है वह किस चीज़ का है, और जब लक्षण का पता नहीं चल पाता है तो वास्तविक कारणों का उपचार भी नहीं हो पाता है। बस इसमें सिर्फ और सिर्फ सर्जरी करके लक्षणों से मुक्ति कर दिया जाता है। जैसे शरीर का घाव हुआ किसी अंग में, वह घाव हड्डी को जो है हड्डी में संक्रमण फैला रहा है, तो डॉक्टर कहा कि आपको इसको जो है घाव को क्या करना है, ख़त्म करने के लिए सर्जरी करना होगा। अब डॉक्टर उसे सर्जरी कर दिया, ठीक है, घाव ख़त्म हो गया, बट एक्चुअल जो कारण क्या है इसका पता नहीं चल पाया कि घाव किस कारण से हुआ, क्यों यह जो है आगे की तरफ बढ़ रहा था, एक्चुअल कारण पता नहीं चल पाया। लक्षण तो ख़त्म हो गया, घाव तो ख़त्म हो गया, बट किन कारणों से वह घाव हुआ था इसका पता नहीं चल पाया, जो आगे और अगर कारण पता नहीं चलेगा तो आगे और दूसरे जगह पर भी उत्पन्न हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि पैलिएटिव सर्जरी में कंप्लीट रूप से आपके सर्जरी होंगे तो वहाँ पे लक्षण और कारण का पता चल जाएंगे। पैलिएटिव सर्जरी सिर्फ लक्षणों से मुक्ति दिलाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन कारणों का पता, एक्चुअल कॉज क्या है इसका पता नहीं चल सकता है, ठीक है। तो ये जो है 11 नंबर पैलिएटिव सर्जरी होता है, और इस प्रकार से मैं आपको सर्जरी का 11 पॉइंट मैं आपको बता दिया। सर्जरी के प्रकार नाम से यह स्पष्ट है, पैलिएटिव सर्जरी है, कॉस्मेटिक सर्जरी है, एबलेटिव सर्जरी है, ठीक है, करेक्टिव सर्जरी है, रीस्टोरेटिव सर्जरी है, डायग्नोस्टिक सर्जरी है, क्यूरेटिव सर्जरी है, प्लानेट सर्जरी है, ओके, आपातकालीन सर्जरी है, माइनर सर्जरी है, मेजर सर्जरी है। ये 11 सर्जरी आप याद रखेंगे, पूछेगा तो लिख देंगे तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। यहाँ पे देखिए इंग्लिश मैंने दे रखा है, आप लोग इसको जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपना एक क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के लिए ही महत्वपूर्ण है, आप 11 सर्जरी के बारे में जानें कि किस सर्जरी में क्या होता है, तो आपको नॉलेज के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि नर्सिंग कर रहे हैं तो पता तो होना चाहिए कि एबलेटिव सर्जरी क्या होता है, करेक्टिव सर्जरी क्या होता है, पैलिएटिव सर्जरी क्या होता है, ठीक है ना, कॉस्मेटिक सर्जरी क्या होता है। तो ये सब जानकारी के लिए भी महत्वपूर्ण है। बाकी मैंने आपको ऊपर बताया कि दूसरा प्रश्न हमारा लेप्रोटोमी सर्जरी ही है, तो इसको आज हम लोग अच्छे से देखेंगे। लेप्रोटोमी सर्जरी की प्री और पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग देखभाल बताएं। मेरे डियर, आपको सिर्फ ये समझना है कि कौन सा सर्जरी क्या होता है, तो उसको आप खुद से प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी लिख सकते हैं एज ए नर्स। मैं आपको प्री भी पढ़ा चुका हूँ, पेरी भी पढ़ा चुका हूँ और पोस्ट भी पढ़ा चुका हूँ, सब में मैं पॉइंट वाला पढ़ाया था, ठीक है। आप चाहें तो डायरेक्ट
1 2 3 4 5 6 7 डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या 1 नंबर दे दिए फिर इसमें 2-3 लाइन लिख दिए, फिर 2 नंबर दे दिए फिर इसमें 2-3 लाइन लिख दिए, फिर 3 नंबर दे दिए फिर इसमें 2-3 लाइन लिख दिए। तो ऐसे भी आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं, और ऐसे भी आप जो है डायरेक्ट 1 से लेकर 10 पॉइंट 15 पॉइंट जितना पॉइंट आप लिख सकते हैं प्री ऑपरेटिव में लिख दीजिएगा, फिर पोस्ट ऑपरेटिव में जितना पॉइंट लिख सकते हैं लिख दीजिएगा। बट कहीं ना कहीं आपको इसी से रिलेटेड यहाँ भी लिखना पड़ेगा। यहाँ भी आप लोग देखे थे पोषण के लिए, ऑक्सीजन के लिए, स्वच्छता के लिए, फाइल तैयार करने के लिए, ठीक है ना, वगैरह वगैरह सब देखे थे, उसी को यहाँ भी सीधा पॉइंट में लिखना पड़ेगा। समझ गए? तो जिनको ये याद होगा तो सीधा लिखे, चाहे पॉइंट में दे देकर लिखे। अब सीधा का मतलब क्या है, मैं तो पॉइंट आपको बताया हूँ, सीधा का मतलब क्या है। तो आज लेप्रोटोमी सर्जरी में वही सीधा वाला हम लोग नर्सिंग केयर देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले जानिए लेप्रोटोमी सर्जरी होता क्या है। मेरे डियर, जब कोई एब्डोमिनल इंजरी हो या पेट से संबंधित कोई रोग हो, इसका अगर ज्ञान न हो, अज्ञात हो, तब जो है जनरल एनेस्थेसिया या लोकल एनेस्थेसिया के प्रभाव में रोगी के पेट में लगाए गए चीरे को लेप्रोटोमी सर्जरी कहते हैं। ठीक है माय डियर, होता यह है लेप्रोटोमी सर्जरी में कि अगर मान के पेट में कोई इंजरी हुआ हो, ठीक है, पेट में कोई रोग है जिसका ज्ञात नहीं, पता नहीं चल पा रहा हो जांच वगैरह से, तो जो है उसे क्या किया जाता है कि पेट में जनरल एनेस्थेसिया से या लोकल एनेस्थेसिया की सहायता से पेट में एक बड़ा सा चीरा लगाया जाता है, और वो चीरा लगाकर अंगों को, विभिन्न जो एब्डोमिनल रीजन में जो ऑर्गेन है वो सभी ऑर्गेन को चेक किया जाता है, देखा जाता है कि किस ऑर्गेन में क्या प्रॉब्लम के कारण व्यक्ति में ये समस्या हो रहा है। अब पेट से संबंधित क्या समस्या हो सकता है, या तो कोई अंग जो है ख़राब हो सकता है, या अपने जगह से दूसरे जगह चला गया होगा, ठीक है, या फिर पाचन से संबंधित समस्या हो सकता है जो किसी डायग्नोसिस में या किसी टेस्ट में नहीं पता चलता हो, तो उसके लिए लेप्रोटोमी सर्जरी किया जाता है। सीधा समझिए, लेप्रोटोमी सर्जरी एक ऐसा सर्जरी है जो एब्डोमिनल जो छेद रीजन है उसमें एक चीरा लगाकर उसके अंदर के ऑर्गेने को स्थिति, आकार और रोगों के बारे में पता किया जाता है, निदान किया जाता है, और यही जो है लेप्रोटोमी सर्जरी होता है। ठीक है, चीज़ों को समझ गए? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। उसके बाद है इस शल्य क्रिया में लेप्रोस्कोप द्वारा एब्डोमिनल कैविटी व उसमें पाए जाने वाले अंगों का निरीक्षण कर रोगी रोगित स्थान की पहचान की जाती है। अब जैसे मानिए ये पेट है, ठीक है, ये पेट है, इसमें मान गए यहाँ पे चीरा लगाया गया, एक बड़ा सा इंसिजन किया गया, तो ये क्या हो गया, लेप्रोटोमी। मतलब एब्डोमिनल रीजन में जो चीरा लगता है शरीर के, बॉडी के, मतलब पेट के अंदर के अंगों को निदान करने के लिए, तो वही जो है लेप्रोटोमी होता है। अब चीरा लगाकर क्या किया जाता है कि एक लेप्रोस्कोप यंत्र होता है, ठीक है, जो लेप्रोस्कोप यंत्र होता है, इस यंत्र को ये चीरा लगाने के बाद इसमें डाला जाता है अंदर। अब चूंकि यह स्कोप है, इसमें कैमरा फिट होता है, तो यह क्या करता है, यह चीरे वाले स्थान से अंदर जाता है और शरीर में जितना भी एब्डोमिनल कैविटी में ऑर्गेन स्थित है वो सभी ऑर्गेन को क्या करता है, चाहे वो लीवर हो, चाहे पैंक्रियाज हो, चाहे आपका स्प्लीन हो, ठीक है, जो ऑर्गेन है, इंटेस्टाइन हो, सब को क्या करता है कि देखता है, सबको पता लगाता है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, और वो जो है अंगों का निरीक्षण करता है लेप्रोस्कोप अंदर जाने के बाद। और निरीक्षण मतलब जांच करता है, और रोगित स्थान मतलब जो भी रोग होता है उसके अंदर उसका जो है पहचान करता है। ठीक है, जिस भी ऑर्गेन में रोग होगा उसको पहचान करता है। समझ गए? तो यही हमारा लेप्रोटोमी होता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए लेप्रोटोमी से पहले या पूर्व का नर्सिंग देखभाल हमें बताना है, तो चलिए लेप्रोटोमी से पहले का हम लोग नर्सिंग देखभाल बताते हैं। ठीक है, पहले आगे देखते हैं फिर बाद में देखेंगे। ओके, चलिए पहला पॉइंट है, रोगी को सर्वप्रथम सर्जरी के बारे में बताना चाहिए कि आपके एब्डोमिनल एरिया में चीरा लगेगा, सर्जरी होगा। ठीक है, इसके बारे में बताना चाहिए। उसके बाद है रोगी को इसकी लिखित सहमति लेंगे, जैसा कि आप लोग जानते थे कि परमिशन लेना वहाँ पॉइंट में था, तो यहाँ पर डायरेक्ट हमने लिख दिया कि सर्जरी के लिए बता देंगे, उसके बाद सहमति ले लेंगे। ओके, रोगी को साइकोलॉजिकल प्रदान करेंगे, साइकोलॉजिकल सहारा, ये भी था। तो ये सब डायरेक्ट देख रहे हैं ना, डायरेक्ट पॉइंट में ही लिख दिया गया है, तो यह भी एक अच्छा तरीका है। और पॉइंट में जैसे 1 नंबर दे दिए, इसमें 2-3 पॉइंट लाइन लिख दिए, फिर 2 नंबर दे दिए, फिर इसमें 2-3 लाइनें बातें लिख दे, और ये जो 2-3 लाइन लिखेंगे ये 2 नंबर में जो पॉइंट बनाएंगे इससे ही रिलेटेड होगा, 1 नंबर में जो पॉइंट बनाएंगे इससे ही रिलेटेड होगा इसमें। ठीक है ना, तो ये जो है आपके स्मार्ट बनाता है, ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये स्मार्ट बनाता है
और अगर आप सीधा प्री ऑपरेटिव में टोटल को मिलाकर 10-15 पॉइंट लिख देते हैं तो ये आपको जनरल एवरेज स्टूडेंट बनाता है, जो सब जैसे करता है वैसे ही होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप लोग देख लीजिए, आपको जो आसान लगे लिखिएगा, क्योंकि हम दोनों पढ़ा रहे हैं, ये भी पढ़ा रहे हैं और वो भी पढ़ा ही चुके हैं। तो वो हो गया बेस, जो अभी इसी चैप्टर में मैंने आगे वीडियो में पहले वीडियो में पढ़ाया था। तो वो हो गया हमारा बेस, जो आपको किसी भी सर्जरी में लिखने के लिए नॉलेज प्रदान करता है। और ये हो गया हमारा डायरेक्ट एवरेज हो गया, जो किसी भी सर्जरी में डायरेक्ट जो है प्री ऑपरेटिव में 15 पॉइंट मन होगा तो 15 पॉइंट प्री ऑपरेटिव में क्या क्या करेंगे लिख देंगे। पोस्ट ऑपरेटिव में मन होगा तो उसमें भी पोस्ट ऑपरेटिव के बाद क्या क्या करेंगे तो 15 पॉइंट उसमें भी लिख देंगे। तो यह भी एक अच्छा तरीका ही है, बट यह एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से आप जो है कर रहे हैं। अगर आपको अपने आप को स्मार्ट करना है तो प्री ऑपरेटिव में 5 पॉइंट चुनिए जो आप नर्सिंग सेवा देंगे और उसी से संबंधित समय लिखेंगे, ठीक है ना। फिर पोस्ट ऑपरेटिव में क्या क्या होता है वहाँ पे 3-4 पॉइंट 5 पॉइंट बनाइए और उसके अंदर चीज़ों को लिखिए। तो वो सब एक स्मार्ट तरीका है। बाकी मैं सब पढ़ा चुका हूँ, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मनोवैज्ञानिक जो है सहारा देंगे, पर्याप्त पोषण देंगे, पोषण के लिए भी यहाँ पे लिख दिया गया है। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाएंगे तो यह पोषण में ही आएगा, ठीक है ना। रोगी को पहने हुए कीमती सामान और परिजनों को सौंप देंगे, आप लोग को पता होना चाहिए। रोगी को किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो तो तुरंत चिकित्सक को सूचित करें, क्योंकि अभी आप सर्जरी नहीं किए हैं तो अभी डॉक्टर को बताकर ठीक कर सकते हैं, ठीक है। यदि आदेश हो तो रोगी को NPO रखें, मतलब ये भी पता होना चाहिए NPO क्या होता है, मतलब नॉन पिल, ठीक है ना, ओरली, तो मतलब मुंह से जो है भोजन नहीं देना, यही NPO होता है। रोगी को फाइल तैयार करने के चिकित्सक को देनी चाहिए, ठीक है, फाइल तैयार करके डॉक्टर को देनी चाहिए। और 10वां पॉइंट है, आवश्यकता अनुसार चिकित्सक के आदेश पर रोगी को कैथेटराइजेशन करना चाहिए, मतलब NG ट्यूब वगैरह या यूरिन बैग वगैरह लगाना चाहिए। आवश्यकता अनुसार चिकित्सक के आदेश पर रोगी को एनीमा भी लगाना चाहिए, ठीक है। चूँकि पेट का सर्जरी है तो एनीमा लगा के आंतों को सफाई कर देते हैं ताकि इसका निदान करने पर अच्छा से पता चल सके। सर्जरी से पूर्व देने वाली सभी दवाइयाँ रोगी को दे देंगे। तो ये हो गया 12 पॉइंट सर्जरी में, ठीक है। सर्जरी से पहले का देखभाल होगा। अब हम लोग आप इसमें चाहें तो 20 पॉइंट भी लिख सकते हैं, और सारे पॉइंट छूट गया है जो कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी जो जो मेन था वो लिख दिया गया है, ओके ना। लेप्रोटोमी के बाद अब पश्चात वाला देखभाल कैसे करेंगे एज ए नर्स, चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम रोगी के दर्द को कम करने के लिए चिकित्सक आदेशानुसार दर्द निवारक दवाएं देनी चाहिए। अब चूंकि सर्जरी के बाद पेशेंट को दर्द होता है सर्जरी वाले जगह पर, तो उसको डॉक्टर के आदेशानुसार एनाल्जेसिक दवाइयां देंगे, ठीक है। रोगी को किसी भी प्रकार के संक्रमण होने से बचाव करना चाहिए कि आप उसे संक्रमण से बचाने के लिए क्या करेंगे। चूँकि पोस्ट ऑपरेटिव में रोगी का घाव और सर्जरी रहता है तो संक्रमण हो सकता है। रोगी को मनोवैज्ञानिक सहारा पहले भी देंगे, अभी भी देंगे। रोगी को वाइटल साइन पहले भी चेक किए, अभी चेक करेंगे, ओके, जबकि पहले वाला में ये नहीं लिखा गया था। तो आप लोग यही सब ध्यान देना होता है। रोगी को इनटेक आउटपुट चार्ट तैयार करेंगे, ठीक है, कितना पल्स रेट है, कितना हार्ट बीट है, समझ गए ना। रोगी के शरीर का फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का बनाए रखेंगे, ठीक है ना। रोगी को होने वाली जटिलताओं को रोकथाम और उपचार करना चाहिए कि रोगी में कोई जटिलता कॉम्प्लिकेशन ना हो, ओके ना, ये सब चीज़ें होता है। नेक्स्ट है, रोगी को सर्जरी साइट को साफ रखनी चाहिए, बिल्कुल क्लीन कर रखनी चाहिए। रोगी को देखभाल करते समय बिल्कुल सख्त एसेप्टिक तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। रोगी को सर्जरी के बाद देने वाली सभी दवाइयाँ समय पर दी जानी चाहिए। और इस प्रकार से आपका भी यहाँ पे भी 10 पॉइंट लिखा गया है। अब इसमें आप चाहें तो सर्जरी के बाद जो है रोगी को जो पोस्ट ऑपरेटिव रूम में रखा जाता है तो उसके पोजीशन को बार बार बदलना चाहिए ताकि बिस्तरी घाव ना हो, ठीक है। रोगी को पोषण स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, आवश्यक जो है आरामदायक सुविधा प्रदान करेंगे, ठीक है ना, साफ़ सुथरी वातावरण देंगे। तो बहुत सारे चीज़ आप लिख सकते हैं। आप नर्स है तो क्या क्या प्रबंध आप नर्स के लिए मरीज के लिए पहले और बाद में सर्जरी के कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो जो चीज़ें था यहाँ पे लिखा गया है, कुछ अपना दिमाग लगा के भी, चूँकि पेज भरने की भी बात रहेगा तो पेज फुल कब होगा, जब आप लिखेंगे अच्छे से ज़्यादा दिमाग भी लगाएंगे तब ना हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आपको PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश सब में। तो आप लोग इसको अपना तरीके से पढ़ लीजिएगा, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा सब लोग, ठीक है ना। और जो लोग ये कहते हैं कि सर हिंदी और इंग्लिश में PDF नहीं मिलता है, मैं उनको ये बता दूं कि हिंदी और इंग्लिश जो जितना भी PDF दिया गया है सब में हिंदी प्लस इंग्लिश सब का है। टोटल वीडियो का PDF दे दिया गया है। धन्यवाद।